हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 31, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेंड स्ट्रट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रीस्ट्रेंड इन डायरेक्शन इज टेकन एज। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, क्वेश्चन नंबर 30। उसमें मैंने एक आपको टेबल बताई थी, टेबल नंबर 11 IS कोड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 30 में IS 800 2007। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेंड स्ट्रट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड। पहली कंडीशन आपको दी गई है कि दोनों एंड पर क्या है, वो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। और सेकंड यहाँ पर दिया गया आपको, बट नॉट रीस्ट्रेन इन डायरेक्शन इज टेकन एज। तो दो कंडीशन आपको गिवन है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होगा पोजीशन पर हेल्ड किया हुआ है। ठीक है, कॉलम के दो एंड होंगे, तो दोनों एंड कैसे किए गए, पोजीशन पर हेल्ड है। तो या तो वो फिक्स हो सकते हैं, मतलब उनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, या तो फिक्स हो सकते हैं, या एक हिंज हो सकता है, एक फिक्स हो सकता है, या दोनों हिंज हो सकते हैं। ये तीन कंडीशन हो सकती है यदि हम पहली जो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट दिया हुआ है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों एंड से इफेक्टिवली हेल्ड है। इसका मतलब कि जो एंड है वो फ्री नहीं है। ठीक है, वो एंड क्या है, फ्री नहीं है। तो सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, बट नॉट रीस्ट्रेन इन डायरेक्शन इज टेकन एज। लेकिन डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्शन में फ्रीली उसका रोटेशन हो सकता है। तो कौन से केस में रोटेशन हो सकता है, इसमें रोटेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड है। यहाँ रोटेशन हो सकता है लेकिन इस एंड पर रीस्ट्रेन किया गया है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये वाला कॉलम होगा। दोनों एंड कैसे होंगे, हिंज होंगे। ठीक है, तो उस केस में वो पोजीशन पर तो हेल्ड होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसमें रोटेशन हो सकता है। तो हमारा कॉलम कौन सा होगा, बोथ एंड हिंज्ड या पिन। तो ये तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिया। अब टेबल में देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, और टेबल से कैसे हम चेक करते हैं। टेबल नंबर 11, इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर्स, IS 800 2007 की टेबल है। बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है। पहले एंड की बात करते हैं तो पहले एंड पर ट्रांसलेशन उसका रीस्ट्रेन किया गया है, और दूसरे एंड पर भी ट्रांसलेशन क्या है, रीस्ट्रेन है। ये तो फ्री है यहाँ पर, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इस कॉलम की यदि हम बात करते हैं तो पहला एंड रीस्ट्रेन है, सेकेंड भी रीस्ट्रेन है, और दोनों एंड फ्री है। मतलब वहाँ पर रोटेशन हो सकता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये वाला कॉलम होगा, और इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 1.0 L, मतलब L होगी। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट। ये टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टेबल आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड इज। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया आपको कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, उस पर कौन सा लोड है, डेड लोड और सुपर इम्पोज्ड लोड, ये दोनों लोड यदि कैरी करता है कंप्रेशन मेंबर, तो उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा। ये भी हम IS कोड से देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। IS कोड क्लॉज नंबर 1.3.91, slenderness ratio, the ratio of the effective length of member to the radius of gyration of the cross section about the axis under consideration। एक रेशियो होता है स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, किसका रेशियो होगा, इफेक्टिव लेंथ मेंबर की और रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ का मतलब हो जाएगा KL, और रेडियस ऑफ गायरेशन होती है स्मॉल r। KL को हम कहेंगे, L तो उसकी एक्चुअल लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ होगी, उसमें यदि हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक फैक्टर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट होगी, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो रेशियो होता है ये कहलाता है स्लेंडरनेस रेशियो। मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो KL/R, values of a beam, strut or tension
मेंबर शेल नॉट एक्सीड दोज गिवन इन टेबल 3। टेबल 3 हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बीम स्ट्रेट और टेंशन मेंबर के केस में KL is the effective length of the member and R is appropriate radius of gyration based on the effective section as defined 3.6.1। वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है सेक्शन। हम टेबल देखते हैं, हमारा आंसर इस टेबल में है। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, कंडीशन आपको दी गई है मेंबर पे कौन सा लोड होगा, उस केस में यहाँ पर मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो गिवन है। पहला केस देख लेते हैं हम। पहला मेंबर कौन सा है? अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड। डेड लोड और इम्पोज्ड लोड से जो कंप्रेसिव लोड होगा, ठीक है, इन दोनों के कारण जो कंप्रेसिव लोड निकलेगा वो यदि मेंबर कैरी करता है तो उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितना होता है? 180। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड इज 180। आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन भी आप देख सकते हो, सभी कंडीशन आपको लोड गिवन है यहाँ पर, लोड की कंडीशन। अ टेंशन मेंबर इन विच अ रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्स, ठीक है। विंड या सेस्मिक फोर्स के अलावा यदि जो लोड होता है जिससे कि डायरेक्ट स्ट्रेस अकर होती है, रिवर्सल डायरेक्ट स्ट्रेस, उस केस पे भी कितना होगा? मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180। नेक्स्ट कंडीशन है, सारी कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। 6 कंडीशन आपको गिवन है। अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्सेस रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विथ विंड अर्थक्वेक एक्शंस प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर्स does not adversely affect the stress in any parts of the structure। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका होगा? जो मेंबर है वो सब्जेक्टेड है कंप्रेशन फोर्सेस, ठीक है, रिजल्टिंग ओनली फ्रॉम कॉम्बिनेशन विथ विंड अर्थक्वेक एक्शंस। तो ये भी एक याद रखना, ये भी क्वेश्चन आगे आएगा। 250 होगा उस केस में मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, और ये भी 3 वैल्यू आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, आंसर ए। The maximum slenderness ratio of a steel column, the design of which is governed by wind or seismic force, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 250। ये हमने भी टेबल में देखा है, ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। सेकेंड और थर्ड पॉइंट में, सेकेंड में विंड और सेस्मिक को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा कहा गया है इसमें अदर देन विंड और सेस्मिक फोर्स, उसके अलावा जो लोड है उस केस में 180 होगा। और थर्ड में आपको सेस्मिक लोड या जो विंड या अर्थक्वेक लोड है उसको कंसिडर किया गया है, तो ये 250 आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33, आंसर सी। और एक बात ये यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता भी होगा, स्लेंडरनेस रेशियो की यूनिट नहीं होती है, वो क्या होता है? यूनिटलेस होता है, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो KL/R, इसकी इफेक्टिव लेंथ की यूनिट क्या होगी? जो लेंथ, लंबाई की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी किस में होगा? मीटर या सेंटीमीटर। तो ये इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? यूनिटलेस होगा ये। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू IS 800 इन द मर्चेंट रेनकाइन फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन इंडेक्स इज। ये वैल्यू आपको फॉर्मूले से देखना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे याद रखना है वैल्यू आपको, IS कोड में दिया हुआ है, IS कोड 800 1984। द डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 0.6 FY नॉर द परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेटेड यूजिंग मर्चेंट रेनकाइन फार्मूला। तो IS कोड में क्या दिया हुआ है? जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर में जो कि एक्सियल लोडेड है उसमें, ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन पे एक्सियल लोड लग रहा है, तो उस केस में उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 0.6 FY। और मर्चेंट रेनकाइन फार्मूले से यदि हम निकालेंगे परमिसिबल स्ट्रेस, उन दोनों से अधिक नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मर्चेंट रेनकाइन फार्मूले से यदि हम निकालेंगे सिग्मा AC, ये होगी परमिसिबल स्ट्रेस, किसके बराबर होती है? 0.6
एफ सी सी एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ सी सी पावर एन, एफ वाई पावर इसकी कितनी एन और होल पावर कितनी होगी 1/n, वेयर एफ वाई यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन मेगा पास्कल, एफ सी सी इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, और एन जो फैक्टर इम्परफेक्शन फैक्टर दिया गया है वो कितना एज्यूम किया जाता है 1.4। ये एन कितना होगा 1.4। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये वैल्यू भी याद रखना है 0.6 एफ वाई और सिग्मा ए सी, इन दोनों से अधिक नहीं होगी डायरेक्ट स्ट्रेस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर बी, इम्परफेक्शन इंडेक्स कितनी होगी 1.4। द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्टअप स्टील कॉलम इज बाय। तो पहले तो बिल्टअप स्टील कॉलम का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। सिंपल यदि स्टील कॉलम की बात करते हैं तो स्टील कॉलम चैनल सेक्शन का हो सकता है, ठीक है। चैनल सेक्शन हो सकता है, एंगल हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है। ये क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं स्टील कॉलम के। और बिल्टअप कॉलम का मतलब होगा जब दो या दो से अधिक सेक्शन को, जैसे हमने दो यहाँ पर अगर ले लिए हैं चैनल सेक्शन ले लिए हैं, ये दो चैनल सेक्शन लिए हैं और इनको आपस में हमने जॉइंट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किसकी सहायता से, लेसिंग की सहायता से, बैटिंग टाई प्लेट्स और परफोरेटेड कवर प्लेट्स, इनकी सहायता से यदि हमने इसको कनेक्ट कर दिया है दो या दो से अधिक चैनल को, या एंगल भी हो सकते हैं यहाँ पर, टी भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में जो कॉलम बनता है वो हमारा कॉलम हो जाएगा बिल्टअप कॉलम, उसको हम कहेंगे बिल्टअप कॉलम। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पूछा गया है द बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन बिल्टअप स्टील कॉलम। यदि बिल्टअप स्टील कॉलम हमने बनाया है, ठीक है, और उसका यदि यूनिफाइड बिहेवियर हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, एक जैसा उसका बिहेवियर हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, वो लेसिंग। लेसिंग का यूज़ आपको करना ही होगा, ठीक है। ये लेसिंग का यूज़ आपको कंपलसरी करना होगा, जिससे कि जो बिल्टअप स्टील कॉलम है उसका बिहेवियर कैसा हो, यूनिफॉर्म बिहेवियर हो। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए होगा, ठीक है। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लेसिंग और बैटेंड के बारे में। इन अ बिल्टअप सेक्शन द डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या होगा, लेसिंग हो सकती है, बैटेंड हो सकता है, टाइप प्लेट होगी, आर कनेक्टेड टुगेदर सो डेट दे एक्ट एज अ सिंगल कॉलम। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, सिंगल कॉलम की तरह। लेसिंग इज जनरली प्रिफर्ड इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोड्स। लेसिंग को हम प्रीफर कब करते हैं, जब इसेंट्रिक लोड हो, और जब बैटेनिंग इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एक्सियल लोडेड कॉलम्स एंड इन सेक्शन वेयर द कंपोनेंट्स आर नॉट फार अपार्ट। तो बैटेनिंग का यूज़ कब करते हैं, जब एक्सियल लोडेड कॉलम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एंड इन सेक्शंस वेयर द कंपोनेंट्स आर नॉट फार अपार्ट, और कंपोनेंट ज़्यादा दूर ना हो। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। तो लेसिंग का यूज़ कब कहाँ करते हैं, जहाँ पर इसेंट्रिक लोड, और बैटेनिंग का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर इसेंट्रिक लोड ना हो, मतलब इसेंट्रिसिटी ना हो, ई की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। और कंपोनेंट क्या होते हैं, जब ज़्यादा दूर ना हो या पास हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा दूर ना हो वो, नॉट फार अपार्ट, उस केस में हम बैटेनिंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ द 20 mm rivets are used in lacing bars then the minimum width of lacing bar should be। तो लेसिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं लेसिंग कैसे होती है। ये दो कॉलम हमने लिए हैं, सेक्शन लिए हैं, ठीक है, चैनल सेक्शन हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है। वहाँ पर हमने इंक्लाइन एक प्लेट यूज़ की है, ये इंक्लाइन एक प्लेट है, ये सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ प्लेट्स यूज़ की है। यहाँ भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ प्लेट्स हैं, और इसका ये टॉप व्यू देख सकते हो, टॉप व्यू ये होगा, और ये हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है। लेसिंग ऑन फेस ए, इस फेस पे, लेसिंग ऑन फेस बी, ये इस फेस की बात हो रही, बी। प्रिफर्ड लेसिंग अरेंजमेंट सिंगल लेस्ड सिस्टम, ये सिंगल लेसिंग है, और इसको डबल लेसिंग कहेंगे। एक ये तो लेसिंग है ही है, और ये एक और लेसिंग है यहाँ पर, तो ये डबल लेसिंग कहलाएगी।
ये सिंगल लेसिंग है, ये डबल लेसिंग है। लेसिंग इंक्लाइंड होती है, लेसिंग जो बार होता है या प्लेट होती है वो इंक्लाइन होती है, और बैक एंड कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरीके से बैक एंड होता है। एक ये डिफरेंस भी होता है लेसिंग और बैक एंड में। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इफ़ द 20 mm रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बार। ये लेसिंग बार है या लेसिंग प्लेट है, यदि इसमें ये जो रिवेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिवेट हमने जो यूज़ किए हैं उनका डायमीटर कितना है, 20 mm। 20 mm है, तो इस प्लेट की आपको विड्थ पूछी गई, विड्थ कितनी होगी। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, तो लेसिंग प्लेट है या लेसिंग बार है, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी रखना है आपको। तो ये हम आईएस कोड से देख लेते हैं। यहाँ पर विड्थ ऑफ लेसिंग बार्स क्लोज नंबर 7.6.2 में गिवन है। इन बोल्ट्स आर रिवेटेड, जो भी यूज़ किया गया हो। कंस्ट्रक्शन, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शेल बी 3 times द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द एंड बोल्ट रिवेट। तो 3 times होगी, 3 into 20, तो कितना होगा, 60 mm। तो आंसर क्या होगा हमारा, 60 mm। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर बी। थिकनेस भी हम देख लेते, थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, जो लेसिंग बार है उसकी थिकनेस हम देख लेते, ये थिकनेस कितनी होगी। अभी हमने विड्थ देखी, ये कितनी थी, 60। अब इसकी थिकनेस कितनी होगी आईएस कोड के अकॉर्डिंग। द थिकनेस ऑफ फ्लैट लेसिंग बार्स शैल नॉट बी लेस देन 1/14 ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग एंड 1/16 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर डबल लेसिंग। तो डबल लेसिंग और सिंगल लेसिंग के केस में भी आपको याद रखना है इनकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 37, द यूज़ ऑफ टाई प्लेट्स इन लेस्ड कॉलम इज। टाई प्लेट्स का यूज़, जो टाई प्लेट्स होती है उनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं या नहीं करते हैं। टाई प्लेट्स आर मेंबर्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ बैट एंड एंड लेस्ड मेंबर्स, दोनों के केस में। यदि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लेस्ड की जगह बैट एंड होता तब भी आंसर सेम होगा। टाई प्लेट्स आर मेंबर्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ बैट एंड एंड लेस्ड मेंबर्स शेल बी डिज़ाइंड बाय द सेम मेथड एज बैट एंड। और उसकी डिज़ाइन भी कैसे की जाती है, जिस तरीके से बैट एंड की डिज़ाइन की जाती है उसी तरीके से टाई प्लेट्स की भी डिज़ाइन की जाती है। और वो कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, दोनों एंड पर। जो बैट एंड या लेस्ड मेंबर होंगे उनके एंड पर प्रोवाइड की जाती है। परमिटेड एट स्टार्ट एंड एंड ऑफ लेसिंग सिस्टम ओनली। क्वेश्चन नंबर 37, आंसर क्या होगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38, लेसिंग बार्स इन अ स्टील कॉलम शुड बी डिज़ाइन टू रजिस्ट। लेसिंग बार जो होते हैं स्टील कॉलम में हम यूज़ करते हैं, शुड बी डिज़ाइन टू रजिस्ट, किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये भी हम आईएस कोड से सारे क्वेश्चन आए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है स्टील में, स्टील और आरसीसी, ये हम आईएस कोड से ही समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है। तो आईएस कोड में यदि हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ लेसिंग 7.6.6 इसमें गिवन है, द लेसिंग शेल बी प्रोपोर्शन टू रजिस्ट अ टोटल ट्रांसवर्स शीयर VT at any point in the member equal to at least 2.5% of axial force in the member and shall be divided equally among the all transverse lacing system in parallel planes। तो कितना होता है लेसिंग में, 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, 2.5% एक्सियल फोर्स इन द मेंबर एंड शेल बी डिवाइडेड इक्वली, और वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा रजिस्टर टोटल ट्रांसफर शेयर एट एनी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर क्या होगा, बी, शेयर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। ठीक है, ये ट्रांसफर शेयर या शेयर फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, कितना होगा, 2.5%। आंसर बी।
एक और क्लोज दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। फॉर मेंबर्स कैरिंग कैलकुलेटेड बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग अप्लाइड एंड मोमेंट्स एंड लेटरल लोडिंग, द लेसिंग शेल बी प्रोपोर्शन टू रजिस्ट द एक्चुअल शियर ड्यू टू बेंडिंग इन एडिशन टू डेट स्पेसिफाइड इन 7.6.6.1। इसमें जो हमने स्पेसिफाई किया 2.5%, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा एक्चुअल शियर ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग के कारण भी यदि वहाँ पर क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग, यदि लोडिंग की इसेंट्रिसिटी है, वहाँ पर ई की कुछ वैल्यू है और उसके कारण जो यहाँ पर बेंडिंग होगी, ठीक है, वो भी यहाँ पर कंसिडर की जाएगी इसके एडिशन में, जो इस क्लोज नंबर में दिया गया है 7.6.6.1 में। तो आंसर हमारा बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लेसिंग बार विथ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रिफरेबल बी बिटवीन। एंगल आपको पूछा गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका किसका, लेसिंग बार और जो कॉलम है उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पर हम देख लेते पहले, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी कॉलम की वर्टिकल, और इससे जो एंगल होगा, जैसे ये एंगल है, ये थीटा है, ठीक है, इसकी बात की गई है कि ये जो एंगल है थीटा, ये कितना होना चाहिए, ये एंगल आपको पूछा गया है। ये भी हम आयस कोड से भी देखते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ आयस कोड में, लेसिंग बार्स वेदर इन डबल और सिंगल सिस्टम, दोनों की बात की गई, डबल की और सिंगल, कोई सा भी सिस्टम हो, डबल लेसिंग या सिंगल लेसिंग। और ये मैंने समझाया यहाँ पर डबल लेसिंग क्या होता है, सिंगल लेसिंग, ठीक है, ये दिया हुआ आपको सिंगल लेस्ड सिस्टम और डबल लेस्ड सिस्टम। यहाँ पर दो लेसिंग बार यूज़ किए गए हैं और यहाँ पर एक ही लेसिंग बार यूज़ किया गया है। लेसिंग बार्स whether in double or single system shall be inclined at an angle not less than 40 degree nor more than 70 degree to be axis of the built up member। जो built up member है उसकी जो एक्सिस होगी, ठीक है, बिल्ट अप मेंबर ये एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस होगी उसकी, तो वर्टिकल एक्सिस से कितना होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए और 70 डिग्री से अधिक। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, बैटनिंग इज प्रिफरेबल व्हेन दी। स्टेटमेंट फर्स्ट, कॉलम कैरीज एक्सियल लोड ओनली, करेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, स्पेस बिटवीन द टू मेन कंपोनेंट्स इज नॉट वेरी लार्ज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में इसी वीडियो में। कंपोनेंट्स ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनकी स्पेस जो होगी वो कम होगी, तभी हम यूज़ करेंगे बैटनिंग का। थर्ड दिया हुआ है, कॉलम इज इसेंट्रिकली लोडेड। इसेंट्रिकली लोडेड का मतलब होगा उसमें इसेंट्रिसिटी कितनी है, जीरो है। तो ऐसा नहीं होता, बैटनिंग का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर इसेंट्रिसिटी होती है, मतलब ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ इसेंट्रिसिटी होगी और उसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बैटनिंग। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, जो थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आईएस कोड से भी आप देख सकते हो, आईएस कोड में दिया हुआ 7.7.2 डिज़ाइन ऑफ बैटेंट्स। Battens shall be designed to carry the bending moments and shear force arising from transverse shear force Vt equal to 2.5% of the total axial force on the whole compression member at any point in the length of the member divided equally between parallel planes of the battens. Battened member carrying calculated bending moment due to eccentricity of axial loading। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, Battened member कैरिंग कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, एक्सियल लोड के इसेंट्रिसिटी के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, बैटेंड मेंबर में। तो बैटेंड मेंबर को डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ एक्सियल लोडिंग। कैलकुलेटेड एंड मोमेंट्स आर लेटरल लोड्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बैटेंड्स shall be designed to carry actual shear stress addition to the above shear. The main member shall be also checked for the same shear force and bending moments as for the battens। यहाँ पर आंसर हमारा सी करेक्ट होगा।
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बेड एंड दिया हुआ है, ये दो मेंबर थे कॉलम के, इन दोनों को बेड एंड जो कि हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो बेड एंड होगा हॉरिजेंटल होगा और लेसिंग वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल है बेड एंड, दो चैनल सेक्शन है, उनको आपस में कनेक्ट किया गया है बेड एंड की सहायता से, तो इसको हम कहेंगे बिल्टअप कॉलम। ये क्या कहलाएगा? बिल्टअप कॉलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।